आज की ऑनलाइन क्लास में उपस्थित सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज इस क्लास के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट जीव विज्ञान का एक टॉपिक। हमारा टॉपिक है पुष्प की संरचना। विद्यार्थियों, ये टॉपिक इस जीव विज्ञान सब्जेक्ट का पहला चैप्टर है। पहले चैप्टर का नाम क्या है? नाम है आवर्तबीजी पादपों में जनन। हम पिछले 3 वीडियोज में पढ़ चुके हैं कि आवर्तबीजी पादपों में जनन किस प्रकार से होता है, कितने प्रकार का होता है। तो हमने क्या पढ़ा था कि जनन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। पहला प्रकार अलैंगिक जनन कहलाता है और दूसरा लैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन में अनिषेक बीजता पढ़ी हमने और कायिक जनन पढ़ा। कायिक जनन के 2 प्रकार के बारे में भी हमने डिस्कस किया था, प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। तो पहले पढ़े गए टॉपिक के आधार पर क्या आप बता सकते हो, ये एक तरह से आपके लिए प्रश्न ही है, कि शीशम में कायिक प्रजनन या कायिक प्रवर्धन किस भाग के द्वारा होता है? इसको आप नोट भी कर लीजिए, राइट डाउन भी कीजिए, लिखिए इसको। शीशम में किस कायिक भाग द्वारा जनन होता है? इसका आंसर अपने नोट्स बुक में लिखना, क्या हो सकता है इसका। और दूसरा प्रश्न कि ऐसा कृत्रिम कायिक प्रजनन जिसमें स्कंद और कलम का व्यास बराबर है और हम उसको वी काट के द्वारा एक दूसरे से जुड़ते, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तीसरा क्वेश्चन है कलम और स्कंद क्या है? कलम और स्कंद क्या है? ये किसके संदर्भ में पूछ रहा हूँ मैं? कृत्रिम कायिक प्रजनन के संदर्भ में पूछ रहा हूँ, कायिक प्रवर्धन के संदर्भ में पूछ रहा हूँ। कलम क्या है, स्कंद क्या है, इसके आपको गुण लिखना है। इसके बाद में जनन की जो दूसरी प्रक्रिया थी उसको हम नाम देते थे लैंगिक जनन। लैंगिक जनन वो होता है जिसमें युग्मकों का निर्माण और युग्मकों का संलयन होता है। इस क्रिया को क्या नाम देते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। पादपों में और एंजियोस्पर्म के संदर्भ में बात करें, आवर्तबीजी के संदर्भ में बात करें, तो लैंगिक जनन अंग, लैंगिक जनन अंग, जब जनन अंग का निर्माण होगा तभी तो लैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न होगी। वो क्या होती है? वो स्ट्रक्चर होती है पुष्प या फ्लावर। जैसा कि आपको ये डायग्राम के अंदर दिख रहा है, ये इसकी पुष्प की अनुदैर्ध्य काट है। विभिन्न प्रकार के पुष्प आपने पादपों पर लगे हुए दिखे होंगे। वो संरचना है क्या? जनन अंग है। जब पादप में जनन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, उस स्थिति में पुष्पीय पादपों में पुष्प विकसित होते हैं, फ्लावर विकसित होते हैं। ये फ्लावर छोटे आकार से लगा करके बड़े आकार के होते हैं। बबूल के फ्लावर आपने देखे होंगे, पीले रंग का एक समूह होता है जिसमें पीले पीले डॉट नुमा संरचना दिखाई देती है, वो उस पादप का एक छोटा सा पुष्प है। गुलाब का पुष्प देखा होगा बड़े आकार का, सूरजमुखी होगा बड़े आकार का पुष्प देखा होगा। तो ये क्या है? उस पादप में लैंगिक जनन के लिए निर्मित होने वाली संरचना है जिसको हम फ्लावर कहते हैं। अब फ्लावर हुआ क्या? तो फ्लावर एक प्रकार से रूपांतरित परव है। परव का मतलब परवतंत्र, जिसमें शाखाएं, पर्ण इत्यादि विकसित होती है। तो ये क्या है? एक रूपांतरित परवतंत्र के रूप में उसको जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इस फ्लावर में कई प्रकार के अंग पाए जाते हैं, जैसे दल होता है, पुंकेसर होता है, स्त्री केसर होता है, पढ़ा होगा आपको। ये सभी
इस पुष्प के पुष्प पत्र कहलाते हैं। क्या कहलाता है? पुष्प पत्र। हमें ये पता है कि स्तंभ उसको कहते हैं जो पर्व और पर्व संधि में विभक्त होते हैं। तो ये संरचना है वो पर्व संधि है, और इन पर्व संधियों की मध्य पाए जाने वाले इस भाग को नाम देते हैं पर्व। इंटरनोड कहते हैं, इसको नाम देते हैं नोड या पर्व संधि। हम किसको समझ रहे हैं कि रूपांतरित परोहो पुष्प को क्यों माना गया है, इस संदर्भ में बात कर रहे हैं। जितनी भी पर्ण होती है वो हमेशा इस पर्व संधि पे लगती है। कलिका हैं वो पर्व संधि पे लगती है, शाखा हैं वो पर्व संधि पे लगती है। अब यदि हम ये सपोज करें कि इस पर्व की लंबाई कम हो जाए, अधिक होने के कारण एक पर्ण दूसरे पर्ण से अलग लगे, यदि ये पर्व की लंबाई कम हो जाती है तो सभी पर्ण एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से विन्यासित दिखाई देगी, जुड़ी हुई दिखाई देगी। जैसे पत्ता गोभी के अंदर सभी पत्ते समूह में हो जाते हैं। उसका मध्य का डंठल भाग क्या वो स्तंभ था, स्तंभ ही होता है, लेकिन इसमें पर्व की लंबाई कम होती है, फलस्वरूप पर्ण है वो एक दूसरे के पास पास आ गए। इसका मतलब ये पुष्प पत्र जिस संरचना पर स्थित है वो किसका रूपांतरण है? वो पर्व और पर्व संधि का, स्तंभ का रूपांतरण है। और स्तंभ किस में पाया जाता है? पर्वतंत्र का भाग है, इसीलिए हम इसको क्या मानते हैं? पर्व मानते हैं। दूसरा, पर्ण हरे रंग की और चपटी संरचना होती है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है, लेकिन पुष्प में पाए जाने वाले ये पत्र रूपांतरित होकर के प्रकाश संश्लेषण के स्थान पर दूसरा कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। अगेन क्या हो गया? रूपांतरित भाग हो गए, इसलिए हम इसको क्या नाम देंगे? रूपांतरित परोहोतंत्र मानते हैं। इस पुष्प में क्या क्या संरचनाएं पाई जाती है, उस संरचना के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे आधारीय भाग पर जिससे पुष्प किसी शाखा या स्तंभ से लगा हुआ होता है उस संरचना को नाम देते हैं पुष्प वृंत। क्या कहेंगे? उसको पेडिकल कहेंगे, इसको पुष्प वृंत कहेंगे। यदि वृंत उपस्थित होता है तो पुष्प सवृंत कहलाता है, पुष्प अनुपस्थित होता है तो पुष्प अवृंत कहलाता है। कभी कभी पुष्प वृंत छोटा होता है तो उसको हम नाम देते हैं पुष्प वृंत कहेंगे, लेकिन अर्ध पुष्प वृंत की श्रेणी में सम्मिलित करते हैं। मुख्य रूप से सवृंत अवृंत। इस प्रकार के टर्मिनोलॉजी या शब्दावली आपने किस में पढ़ी होगी? कक्षा 11th में जब पादपों की आकार की पढ़ी थी तब उसमें इस प्रकार की संरचना पढ़ी होगी। इस पुष्पवृंत का अग्रभाग जो लगभग फूला हुआ होता है, इस भाग को नाम देते हैं पुष्पासन। क्या कहेंगे? पुष्पासन। पुष्पासन वह संरचना है जिस पर पुष्प के सभी अंग उपस्थित होते हैं। इसके बाद में हरे रंग की पर्णनुमा संरचना दिखाई देती है, जो सबसे बाह्य सतह होती है, उसको नाम देते हैं बाह्य दल। एक घटक को कहेंगे बाह्य दल, और बाह्य दल के समूह को नाम देते हैं बाह्य दल पुंज। इसके बाद में जो दूसरा, तो ये सबसे बाहर की ओर स्थित था, इसलिए इसको हम प्रथम चक्र के रूप में मानते हैं। इसके बाद में सेकेंड नंबर के जो आते हैं उसको नाम देते हैं दल, जो सामान्यतः रंगीन होते हैं, लाल, पीले, अन्य रंग के मिक्स कलर के आकर्षक संरचना पाई जाती है। वो क्या कहलाती है? वो दल कहलाती है। दल इस पुष्प का द्वितीय चक्र है, सेकेंड साइकिल है। हम इसको साथ साथ में लिख सकते हैं। सबसे पहले पुष्पवृंत या पुष्प के भाग लिखें, पुष्प के भाग ऑब्लिक पुष्प के चक्र। सबसे पहला कौन सा हुआ? बाह्य दल। कौन सा चक्र है ये प्रथम चक्र कहलाएगा। रंग ऐसा किसका होता है? सामान्य तौर पर हरे रंग के होते हैं। और क्या कार्य करते हैं? कार्य भी साथ साथ में लिखते जाए हम इसको। तो जब कोई पुष्प कली की अवस्था में, कलिका है ये,
उस समय बाह्यदल आंतरिक भागों को ढके हुए रहता है। क्या करेगा? आंतरिक भाग ढके हुए। इसका मतलब किसका कार्य करेगा? ये सुरक्षा करेगा। किसकी करेगा? पुष्प कलिका की सुरक्षा करने का कार्य करता है। और जब पुष्प खुल जाता है उस समय ये कीटों को आकर्षित करता है। इसका मतलब परागण की क्रिया को संपन्न करने के लिए आवश्यक होता है। दूसरा जो चक्र है उसको नाम देते हैं हम दल। दल के समूह को, जैसे एक भाग को नाम दिया दल, 1 2 3 4 5 6 जितने भी दल होंगे सभी को सम्मिलित रूप से क्या नाम देंगे? दल पुंज कहते हैं। तो ये कौन सा साइकिल हुआ? ये बाह्यदल के बाद में सेकेंड नंबर का। इसका मतलब ये द्वितीय चक्र हुआ, सेकेंड साइकिल। ठीक। नंबर 2 पॉइंट क्या होगा इसका? ये हमेशा कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं, जबकि बाह्यदल सामान्य तौर पर हरे रंग के होते हैं। क्या कार्य करते हैं ये? कार्य देखिए इसके। तो जब कलिका थोड़ी सी बड़ी होती है उस स्थिति में इसमें से हरे रंग के प्रारंभिक संरचना दिखाई देना प्रारंभ होती है, जिसमें आंतरिक अंग पाए जाते हैं। इसका मतलब कलिका अवस्था में जब पुष्प थोड़ा बड़ा हो जाता है तो बाह्यदल की लंबाई कम होने के कारण वो कलिका की सुरक्षा नहीं कर पाता। तो उसी स्थिति में कलिका की सुरक्षा करने का कार्य कौन करता है? दल करता है। तो कलिका अवस्था में कलिका की सुरक्षा पहला घटक। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है, महत्वपूर्ण कार्य है कि ये रंगीन होते हैं और विशेष आकृति के होते हैं, जिसके कारण कीट इस पुष्प की ओर आकर्षित होते हैं। इसका मतलब कीट आकर्षित होंगे तो किसका कार्य करेंगे? परागण हेतु। तो परागण में सहायक। हम पढ़ किसको रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं जनन को, लैंगिक जनन की प्रक्रिया को पढ़ रहे हैं। लैंगिक जनन तभी हो पाएगा जब इसमें युग्मकों को निर्मित करने वाली संरचना विकसित होगी। वो कौन सी होगी? पुंकेसर होगी और स्त्री केसर होगी। तो इस जनन संरचना को निर्मित करने के लिए फ्लावर है। प्रारंभिक अवस्था में जब कलिका अवस्था होती है तब इन जनन संरचनाओं को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है, और सुरक्षा हुई तभी आगे जाकर के जनन की प्रक्रिया संपन्न होगी, अर्थात जनन क्रिया में सहायक हुई। इसीलिए बाह्यदल और दल को पुष्प के सहायक अंगों के रूप में जाना जाता है। इसके बाद में सेकेंड नंबर, सेकेंड क्या थर्ड आएगा इसका, तीसरा जो चक्र है वो कहलाता पुंकेसर। ये जो तंतुवत संरचना दिखाई देती है आपको, उसके ऊपरी भाग पर एक घुंडीनुमा संरचना दिखाई देती है, ये पुंकेसर। पुंकेसर के कितने भाग हुए? 3 भाग होंगे। इस भाग को परागकोश कहते हैं। क्या कहेंगे? परागकोश। परागकोश के साथ में लगी हुई इस संरचना को पुतंतु कहेंगे। और पुतंतु और परागकोश को जब मिलाते हैं तब अब इस स्ट्रक्चर को नाम देते हैं पुंकेसर। इस पुतंतु और परागकोश के मध्य एक पतली सी संरचना पाई जाती है, जिसके द्वारा परागकोश पुतंतु से जुड़ता है, उसको नाम देते हैं योजी। तो तीसरे घटक होगा योजी। परागकोश, योजी और पुतंतु मिल करके क्या बनाते हैं? पुंकेसर। और पुंकेसर के समूह, जैसे एक पुंकेसर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये इस पूरी साइकिल को, जिसके अंदर बहुत सारे पुंकेसर होता है, एक भी हो सकता है, उसको हम समूह के रूप में नाम देते हैं पुमंग। क्या कहेंगे? पुमंग कहेंगे। परागकोश वो संरचना है जिसमें परागकणों का निर्माण होता है, और परागकणों से नर युग्मक का निर्माण होगा। इसीलिए इस पुंकेसर को पुष्प का नर जनन अंग या नर जनन संरचना के रूप में जाना जाता है। तीसरा साइकिल हो गया ये। इसके बाद में फिर आंतरिक भाग की ओर बढ़ेंगे तो एक लंबी सी संरचना दिखाई देगी, इस प्रकार का भाग, जिसमें ये
सबसे ऊपरी भाग इसका वर्तिकाग्र कहलाएगा। इसके बाद में एक लंबी सी नली की संरचना होगी, उसको नाम क्या देंगे? इसको कहेंगे वर्तिका। आधारीय भाग में एक फूली हुई संरचना पाई जाएगी, ये इस भाग को क्या नाम देंगे? अंडाशय। इस अंडाशय वर्तिका और वर्तिकाग्र युक्त स्ट्रक्चर बनी हुई है, उसको नाम देते हैं स्त्री केसर या अंडप। क्या कहेंगे? स्त्री केसर। इसको नाम देते थे पुंकेसर। अंडाशय में मादा युग्मक का निर्माण होगा, इसीलिए इस स्त्री केसर को मादा जनन संरचना के रूप में जानते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी पुष्प में कितने अंग होते हैं? कुल 4, बाह्यदल, दल, पुंकेसर और स्त्री केसर। स्त्री केसर में मादा जनन या मादा युग्मक बना, पुंकेसर में नर युग्मक का निर्माण हुआ। और युग्मक जनन के लिए आवश्यक है। कौन से जनन के लिए? लैंगिक जनन के लिए। इसलिए इन दोनों अंगों को हम आवश्यक अंगों के रूप में जानते हैं, मानते हैं और पढ़ते हैं। तो पहले लिख लेते हैं कि ये संरचनाएं क्या हुई। 3 नंबर पे आता है पुंकेसर। पुंकेसर कौन सा साइकिल है? ये तीसरा चक्र। कितने भागों में विभक्त होता है? 3 भागों में। कौन कौन से? परागकोश, संयोजी या योजी और पूतंतु। कई बार देखा होगा आपने कि पुष्प से बाहर ये परागकोश लटके हुए होते हैं, तो किसके कारण हुआ? पूतंतु का। पूतंतु की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी उतने ही पुष्प से बाहर आएंगे। पूतंतु की लंबाई छोटी हुई तो पुष्प के अंदर ही स्थिर होते हैं। कौन सा अंग है? आवश्यक अंग है। कौन सा हुआ? आवश्यक अंग। किसका निर्माण करेगा? परागकणों का निर्माण करेगा। परागकणों का निर्माण। कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं कि पुंकेसर पुष्प का कौन सा चक्र है, कौन सा भाग है? तो ये कौन सा भाग हुआ? आवश्यक अंग का भाग है। और कौन सा चक्र हुआ? ये तीसरा चक्र हुआ। इसके बाद में 4 नंबर पर पुष्प का जो भाग है उसको नाम देते हैं स्त्री केसर। स्त्री केसर के समूह को क्या कहेंगे? स्त्री केसर के समूह को जायंग कहेंगे। स्त्री केसर भी कह सकते हैं, इसको हम कार्पल अंडप भी कहते हैं ना। कौन सा चक्र है ये? 4था चक्र या चतुर्थ चक्र। कितने भागों में विभक्त होता है? 3, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। तो वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। मादा युग्मक कहाँ विकसित होगा? अंडाशय। कौन सा अंग है? आवश्यक अंग, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ उसको। और किसका निर्माण करता है? मादा युग्मक का निर्माण करेगा। मादा युग्मक का विकास करना, निर्माण करना। इस प्रकार से किसी भी फ्लावर में कुल 4 प्रकार के अंग पाए जाते हैं। यदि किसी पुष्प में बाह्यदल, दल, पुंकेसर और स्त्री केसर चारों अंग उपस्थित होते हैं, तो ऐसे पुष्प को हम पूर्ण पुष्प मानते हैं। क्या मानेंगे? कंप्लीट फ्लावर। और यदि इन चारों अंगों में से कोई एक अंग अनुपस्थित है, कोई भी एक अंग, दल नहीं है, बाह्यदल नहीं है, पुंकेसर नहीं, स्त्री केसर नहीं, तब हम उसको नाम देते हैं अपूर्ण पुष्प। ऐसा आपने मॉर्फोलॉजी जब फ्लावर की पढ़ी तब 11th क्लास में पढ़ा होगा, अपूर्ण पुष्प। अब मान लेते हैं कि अपूर्ण पुष्प है, उस स्थिति में पुंकेसर नहीं है, केवल और केवल क्या है? स्त्री केसर। तो उस पुष्प को क्या कहेंगे हम? एक लिंगी पुष्प कहेंगे। जब पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों है तो वे लिंगी अथवा द्विलिंगी। अब केवल क्या है? स्त्री केसर है,
लेकिन पुंकेसर नहीं है तो एक लिंगी। अब उस एक लिंगी पुष्प को क्या कहेंगे? मादा जनन संरचना, इसलिए मादा पुष्प कहेंगे, अथवा स्त्री केसर ही उपस्थित है इसलिए इसको नाम देंगे स्त्री केसरी पुष्प। ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार से मान लेते हैं कि स्त्री केसर उसमें नहीं है, क्या है? केवल पुंकेसर ही है। अब पुंकेसर कौन से भाग है? नर जनन भाग, इसलिए ऐसे फ्लावर को क्या नाम देंगे? नर पुष्प। या फिर दूसरा नाम क्या देंगे? केवल पुंकेसर है, पुंकेसरी पुष्प अथवा मेल फ्लावर। यदि आप इस रूप में इसको नहीं लिखना पसंद करते हैं कि इसको सारांश में हम लिखें एक अलग प्रकार से, तो लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? आरेख के रूप में लिख सकते हैं। पुष्प के दो भाग हैं, एक तो होता है सहायक अंग और दूसरे होते हैं आवश्यक अंग। आवश्यक अंग सहायक अंग में होता है बाह्य दलपुंज, दलपुंज का मतलब हो गया पूरा चक्र, और दूसरा होता है दलपुंज। क्योंकि डायग्राम के अंदर हम एक दल को इंगित कर रहे हैं इसलिए इसको लिखा दल, नहीं तो पूरा चक्र कौन सा होगा? दलपुंज। आवश्यक अंग में कौन कौन से होंगे बता सकते हैं? पहले पुंकेसर और उसके बाद में स्त्री केसर। आप चाहो तो इस प्रकार से लिख करके भी उसको याद कर सकते हैं। जब हम पुष्प की संरचना पढ़े हैं तो उसमें पहले इस प्रकार से बना करके फिर उसका जैसे पहले लिखा था उस अनुसार लिखना शुरू कर दे तो एक विस्तृत रूप से और सुस्पष्ट कम शब्दों में उसका वर्णन हो जाता है। बाह्यदल कौन सा अंग है? पहला आवश्यक अंग है। कौन सा भाग है, कौन सा चक्र है? पहले नंबर का। दल दूसरे नंबर का, पुंकेसर तीसरे नंबर का और चौथे नंबर का स्त्री केसर। तो इस प्रकार से एक पुष्प की संरचना कंप्लीट हो जाती है। इसी के साथ में पहला पार्ट आवर्त बीजियों में जनन का इंट्रोडक्शन परिचय कंप्लीट होता है। आप इसके साथ साथ में नोट्स बनाते जाइए। पीडीएफ भी आपको सेंड करेंगे, पीडीएफ के माध्यम से अपने नोट्स को अपने अनुसार सेट कर सकते हैं। सेकंड पार्ट के अंतर्गत हम इसी भाग को आगे बढ़ाएंगे, लैंगिक जनन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे कि इस पुंकेसर में स्थित परागकोश की संरचना कैसे होती है और परागकणों का परिवर्तन कैसे होता है, फिर उससे नर युग्मक बनते कैसे। उसके बाद में क्या पढ़ेंगे? स्त्री केसर के अंतर्गत ये जो अंडाशय है तो अंडाशय के अंदर इन संरचनाओं को क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं। बीजांड की संरचना पढ़ेंगे। बीजांड के अंतर्गत मादा युग्मक विकसित होता है तो वो किस प्रकार से होगा? मादा युग्मक भेद और मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सेकेंड चैप्टर के प्रारंभ में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे परागकोश की संरचना और परागकणों का परिवर्तन। किसी भी टॉपिक को आपने प्रारंभ किया है और उसको पूरा समझने है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यदि कोई आपके सजेशन हो तो आप इसको सेंड कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।